नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का हमारी इस विशेष प्रस्तुति वार्ता विशेष में, जिसमें हम बात करते हैं किसी बड़े व्यक्तित्व से। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री तारिक अनवर साहब, एनसीपी के महासचिव भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तारिक अनवर साहब, फूड सिक्योरिटी बिल जो है, जो पास हुआ है और अब नया कानून बना है, उसको लेकर बाली में आनंद शर्मा साहब गए हैं और उनको कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे कुछ विरोध हो रहा है। कुछ आपके जो एलाइज हैं भारत के, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपने इस प्रकार की सब्सिडी क्यों दी। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, भारत की जो परिस्थिति है वो डिफरेंट है दूसरे देशों से, और जो वो शर्तें लगा रहे हैं, अगर उनकी शर्तों को हम मान लेंगे तो जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा। चूँकि हम सब्सिडी किसानों को नहीं दे रहे हैं, हम सब्सिडी जो है, जो हमारे यहाँ हंगर है या भूखमरी है, जो लोगों को 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं हो रहा है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनको हम देने जा रहे हैं। और इसलिए उसका जो विरोध हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिनको सही मानों में जो भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया था। तो हम, जो हमारी आबादी है, जो हमारी जनता है या जनसंख्या है, उसका ध्यान रखना ये तो हमारा कर्तव्य है और उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। अलग थलग अगर आप पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भी आपको परवाह नहीं है? और मेरा ख्याल है कि हम उनको समझाने में कामयाब होंगे। कुछ हो सकता है कि गलतफहमी हो उनको कि हम अपने किसानों को दे रहे हैं और उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसको वो बिगड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव नीचे जा सकता है। ये सब वो सोच रहे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आनंद शर्मा जी गए हैं, वो पूरे तैयारी से गए हैं और अपनी बात को बहुत मजबूती से उन्होंने रखा है, और मैं समझता हूँ कि कामयाब होकर ही लौटेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए, अपेक्षा हम लोग भी यही कर रहे हैं। लेकिन सब्जियों के दाम जो है वो एक बड़ी चिंता का विषय। आप देखिए, विपक्ष भी किस तरह से आपको प्रहार कर रहा है। तो ऐसा क्या है कि 2-3 महीनों से इतना विक्षोभ देखने को मिला, इतना टर्बुलेंस देखने को मिला सब्जियों के दामों में? देखिए, उसके कई कारण हैं। मुख्य कारण तो ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो संतोषजनक नहीं है। उस पर कुछ लोगों की मोनोपोली है, उस मोनोपोली को ख़त्म करने की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि डिमांड भी हमारे यहाँ बढ़ा है। पहले लोग सब्जियाँ कम खाते थे, लेकिन अब सभी लोगों को ये एहसास हो गया है कि सब्ज़ी खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए अब उस पर डिमांड बढ़ता जा रहा है। हमारी पैदावार कम हुई ऐसी बात नहीं है, कोई शॉर्टेज हुआ हो ये भी नहीं है। ये ज़रूर हुआ है कि इस बार का जो मानसून था वो थोड़ा लंबा हुआ था, देर से हुआ था, लंबा हुआ था। तो जब महंगाई तभी बढ़ती है जब डिमांड बढ़ता है और चीज़ों की कमी होती है। तो कुछ तो जो बिचौलिए लोग होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो बीच का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, ख़ासकर ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश करते हैं जिससे क्राइसिस पैदा हो, शॉर्टेज हो, मांग और बढ़े, डिमांड और बढ़े। लेकिन कुछ राज्यों ने उस पर एक्शन लिया है। आप मुझे किसानों की आत्महत्या के विषय में समझाएंगे, आखिर क्या ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों में विदर्भ हुआ, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश हुआ, या देश के कुछ और हिस्से हुए, उड़ीसा हुआ, यहाँ से इतनी ज़्यादा किसानों की आत्महत्याओं की खबरें हैं? देखिए, आत्महत्या तो हर सेक्शन में होता है। जो मतलब ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ किसान ही आत्महत्या करते हैं। चूँकि डिस्ट्रेस जब होता है, चाहे वो किसी भी आप प्रोफेशन में हो, तो लोग जिसको कहते हैं मायूसी के शिकार जो हो जाते हैं, वो मतलब इस तरह का फैसला लेते हैं या इस तरह की। लेकिन वो मायूसी किसानों हाँ, किसानों में इसलिए ज़्यादा है कि हमारे देश में किसानों की आबादी ज़्यादा है,
लगभग 70% जो है हमारे देश की जो आबादी है वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। किसानों का प्रॉब्लम ये है कि किसानों की जो फसल है वो ज़्यादातर जो हमारे यहाँ है 70 से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उनको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और वो पूरी तरह निर्भर करते हैं नेचर पर, प्रकृति पर। अगर बारिश समय पे हो गई तो उनको अच्छी फसल मिल जाती है, नहीं हुई और कहीं सूखा पड़ गया या कहीं बर्फबारी हो गई या कहीं बाढ़ आ गया, किसी भी प्राकृतिक प्रकोप का अगर शिकार होती तो उनका फसल मारा जाता है। वो लोन लेते हैं, ज़्यादातर जो छोटे किसान होते हैं वो बैंक नहीं जाते हैं, वो ले लेते हैं महाजनों से, और महाजन जिसको कहते हैं कि मुंह मांगा उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं। तो जो एक सोशल जो दबाव होता है वो किसानों पे पड़ता है। अब जिससे उन्होंने कर्जा लिया वो बार बार कर्ज वापसी की बात करता है, दबाव करने की बात करता है, उसके गुंडे उनके घरों पर जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो वैसी हालत में कभी कभी वो उसको लगता है कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए बहुत प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं कृषि विभाग की ओर से, और आपने देखा होगा कि कई हम लोगों ने योजनाएं, चूँकि हमारे यहाँ लगभग 85% जो है वो छोटे और मंझूले किसान हैं। तो ये जो 85% आबादी है किसानों की, ये एक फसल पर अगर निर्भर रहेंगे तो कभी भी वो खुशहाल नहीं हो सकते हैं या उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि इंटीग्रेटेड खेती की तरफ उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको ले जाना चाहते हैं, और जा भी रहे हैं लोग। उनको एनिमल हस्बेंड्री की तरफ ले जा रहे हैं, फिशरीज़ की तरफ ले जा रहे हैं, और जो भी हो सकता है जिससे उनकी आमदनी वो पूरी तरह से सिर्फ खेती पर निर्भर न करें, बल्कि उनको उसके समानांतर दूसरी आमदनी भी हो, ताकि अगर एक जगह उनकी एक फसल अगर मान लीजिए फेल भी हो जाती है किसी कारणवश, तो कम से कम दूसरी जगह से उनका परिवार चलता रहे। तो ये हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने कर्ज माफ़ी की थी और उसका बहुत बड़ा असर था कि यूपीए 2 सत्ता में आई, बड़ी संख्या में सीटें मिली, चाहे वो आपके मुख्य दल कांग्रेस हो या फिर एनसीपी हो। इस बार क्या लोकसभा चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है, इस बार क्या सोचा है आप लोगों ने, खासकर तब जबकि स्थिति इस तरह की है? नहीं, देखिए, इससे सरकार में भी यूपीए 2 जिसको आप कह सकते हैं, बहुत सारे काम हुआ है। यूपीए 1 और यूपीए 2 को अगर हम मिला लें तो कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसका एक जिक्र आपने किया। उसके साथ साथ हमने किसानों को बहुत सारा इंसेंटिव दिया है, और उनको हम हर तरह से उनको अपने पैर पर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये मानना है कि अगर लोगों का ये विश्वास ख़त्म हो जाएगा कि हम खेती से हमारा पेट भर सकता है या अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, तो लोग फिर दूसरी तरफ जाएंगे, लोग धीरे धीरे कृषि से अलग होने लगे। तो ये हमारे देश के लिए और हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनको हम मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं। हमने उनको जैसे सूद, जो पहले किसानों को 14% 15% सूद देना पड़ता था, जो कर्ज वो बैंकों से लिया करते थे, आज वो सूद 4% कर दिया सरकार ने। तो इससे उनको बहुत राहत मिली है। फिर उसी तरह से हमारी कोशिश है कि उनकी जो फसलें बर्बाद होती हैं, ख़ास के जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड चेन हमारे यहाँ उसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इस ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, इन सब चीज़ों को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसकी तरफ हम जो पीपी मॉडल है उसके तहत हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। तारिक अनवर साहब, ग्रोथ जो है देश की आर्थिक जो प्रगति है वो पिछले 2 वर्षों में खासी प्रभावित हुई है। तो एक जो तबका जो यूपीए 1 के दौरान आपसे जुड़ा था, यूपीए 1 के काम से बहुत खुश होकर उसने यूपीए 2 को सत्ता में वापस पहुंचाया, वो तबका आपको नहीं लगता कि वो नाराज़ हो जाएगा अगर इस प्रकार की ग्रोथ रेट और आर्थिक जो? नहीं, देखिए, हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति थी, खास के आपने देखा होगा यूएसए का, यूरोप का, कि वहाँ एक मंदी का दौर आया और अभी भी वो उससे उभरे नहीं है। उसका असर हमारे देश पर भी पड़ा है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जो प्राइस राइस हुई है या इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल।
यानी जो ऑयल है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, जो कि हमारे यहाँ वो पैदा बहुत कम होता है। लगभग हम 85% जो इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती है, उसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा। हाँ, तो उसका संतुलन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों करोड़ की बात है, वो कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन जिसको कह सकते हैं मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, वो हमारा जा रहा है पेट्रोल पे। तो उसको अब हम जैसे ईरान पे जो है वो सैंक्शन हट गया है, तो क्या उससे अब उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमको दूसरी जगह से पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा था। कब तक इसका असर दिखाई देगा सर? मेरा ख्याल असर पड़ने लगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे भी उसका असर पड़ने लगा है धीरे धीरे। मेरा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी में उसका भाव गिरेगा, और जैसे गिरेगा उसको हम लोगों ने उसको इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया है कि अगर भाव गिरेगा तो भी उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, और बढ़ेगा तो उसी हिसाब से हम उसी अनुपात में हम उसको बढ़ाएंगे। तारिक अनवर साहब से हमारी बातचीत जारी है। तारिक अनवर साहब से हम ब्रेक के बाद ये जानेंगे कि चुनाव परिणामों को किस प्रकार से देखेंगे, अगर विधानसभा के चुनाव परिणाम जो आएंगे उसको, और उनकी तैयारी क्या है, खुद की भी, पार्टी की भी और यूपीए की भी, अगले लोकसभा चुनाव में जाने की, इस छोटे से ब्रेक के बाद। एनसीपी जो है वो अगले लोकसभा चुनाव में क्या पहले से बेहतर स्थिति में अपने आप को देख रही है, या एंटी इनकम्बेंसी के इफेक्ट की वजह से वो आप लोग थोड़े से चिंतित हैं? वो ज़रूर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इसके परिणाम जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम अगर अनुकूल नहीं हुए तो नेचुरली उसका असर लोकसभा के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। स्वागत आपका एक बार फिर से वार्ता विशेष में। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर साहब, एनसीपी के महासचिव भी हैं। थोड़ी सी राजनीतिक बातें भी कर लेते हैं, जाने से पहले हम लोग देश की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते रहे। क्या एनसीपी जो है वो अगले लोकसभा चुनाव में क्या पहले से बेहतर स्थिति में अपने आप को देख रही है, या एंटी इनकम्बेंसी के इफेक्ट की वजह से वो आप लोग थोड़े से चिंतित हैं? नहीं, चिंता की विषय तो ही, जब आदमी सत्ता में होता है तो लोगों के ग्रीवांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप बाहर में हैं, अपोजिशन में हैं, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब आप सरकार में है तो सारी जिम्मेदारी और सारी अपेक्षा लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं। तो उस तरह हैं, लेकिन हम लोगों को उम्मीद यह है कि आने वाले समय में लोकसभा का जो चुनाव होगा वो ज़रूर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इसके परिणाम जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम अगर अनुकूल नहीं हुए तो नेचुरली उसका असर लोकसभा के इलेक्शन पर भी पड़ेगा, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हालांकि ये भी सही है कि राज्यों के चुनाव उसके मुद्दे अलग होते हैं, जो राष्ट्र के चुनाव होता है उसके मुद्दा अलग होता है। आप उसके लिए आप ये भी देखिएगा कि पिछले लोकसभा में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड था। अब ये है कि लोगों को, इस देश की जनता को ये फैसला करना है कि किस रास्ते पर उनको जाना है। अब एक रास्ता जो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है या नरेंद्र मोदी का रास्ता है, अब वो उनकी जो विचारधारा है, अगर वो विचारधारा को अगर भारत की जनता उसको अपनाएगी तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे सामने बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश जो है वो सर्वधर्म समभाव की रास्ते से चला है, और आज तक अगर इस देश को हमने बचा कर रखा है, इसकी एकता और इसकी अखंडता को, तो वो इसीलिए है। और जिस दिन ये लोगों को महसूस होने लगेगा कि ये देश एक संकीर्ण विचारधारा से चल रहा है, तो बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। तारिक अनवर साहब, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात से आते हैं, अभी आप महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। क्या वजह है कि गुजरात से आकर एक व्यक्ति जो भारत के एक प्रमुख विपक्षी दल का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनता है, और जब वो रैलियां करता है उत्तर भारत में तो उसकी रैलियों में भारी संख्या में लोग दिखाई देते हैं? देखिए, हम लोग भी राजनीति में करीब 40 साल हो गए। कुछ चीज़ें मैनेज की जाती हैं। मैनेजमेंट में ये बात सबको पता है कि आरएसएस का कोई जवाब नहीं है। आरएसएस से जिस तरह से यहाँ अन्ना हज़ारे का जवाब आपने देखा होगा,
जब धरना हुआ था तो उसमें आरएसएस का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था और बड़ा कामयाब हुआ था। बाद में वही अन्ना हज़ारे जब बम्बई में गए और वहाँ जब उन्होंने धरना का आयोजन किया या सत्याग्रह का आयोजन किया तो वो फ्लॉप कर गया। तो उसका कारण यह था कि वहाँ आरएसएस नहीं था या आरएसएस का सपोर्ट नहीं था, जो भी कारण रहा हो। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बात ज़रूर करते हैं। जो अपने प्रदेश के अंदर प्राइमरी एजुकेशन देने में सक्षम नहीं है बच्चों को, वो बता रहे हैं कि हम देश बदल डालेंगे, देश की अर्थव्यवस्था बदल डालेंगे। तो कुछ इस तरह का झूठा प्रचार, जिसको कहा जाता है ना, किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग यकीन करने लगते हैं ये सच है। तो उसी फार्मूले को, जो हिटलर का जो तरीका था काम करने का, वही तरीका नरेंद्र मोदी का है काम करने का, और इस तरह से वो झूठा प्रचार कर रहे हैं। तो एक भ्रम बन जाता है इंसान को, वो भ्रम बन गया है। अब वो भ्रम तभी टूटेगा जब एक बार लोग उनको देख लेंगे नज़दीक से। तो आप ये मानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं मान रहे, इसलिए कि जो समीकरण है वो उनके पक्ष में नहीं है। वो कितना भी कोशिश कर लें, अगर हम ये मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन जाएगी, तो भी उनका समीकरण नहीं बनता है प्रधानमंत्री बनने का या उनकी सरकार बनने का, क्योंकि उनके एलाइज उनके साथ नहीं है। जो एलाइज थे वो भी छोड़ के चले गए। तो अभी जो देश में जो दौर चल रहा है वो गठबंधन का दौर है, और गठबंधन की ही सरकार बन सकती है। कोई अकेले कोई ये सोचे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के हम अकेले बना लेंगे, अकेले बहुमत ले आएंगे, तो वो गलतफहमी की दुनिया में। एक बिल को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, पहले भी था, कम्युनल वायलेंस बिल, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल। क्या आवश्यकता थी? 8 साल पहले जो है ये ड्राफ्ट तैयार हुआ था, एनएसी ने किया था। अभी ठीक जब आखिरी लेजिस्लेटिव सेशन चल रहा है यूपीए 2 का, इस वक्त इसको इंट्रोड्यूस करने की, लाने की क्या आवश्यकता? एक तो ये था कि वो कमिटमेंट था यूपीए का, पिछले लोकसभा के चुनाव में कमिटमेंट था कि हम अगर दोबारा सत्ता में आएंगे तो इस बिल को लाएंगे। उस कमिटमेंट को पूरा करने की बात है। दूसरा ये कि अभी मुजफ्फरनगर में और देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए, और जिस प्रकार से दंगे हुए उससे ऐसा लगता है कि सुनियोजित ढंग से वो हुआ है, प्लान वे में हुआ है, और इसको अगर नहीं रोका गया तो इस देश की जो एक परंपरा है या संस्कृति है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए बिल लाने की बात है। लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि इसमें हम लोगों को, राज्यों को, तमाम राजनीतिक दलों को उनकी भी सहमति लेनी चाहिए, उनको भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिल है। अकेले सरकार इसको ज़बरदस्ती कानून बनाना चाहेगी तो मुश्किल होगा। लोग ये कह रहे हैं कि हर बात का जवाब आपके पास एक कानून होता है, गवर्नेंस को ठीक नहीं किया जा रहा है, शासन को ठीक नहीं किया जा रहा है, बल्कि हर बात का जवाब कानून बना के दिया जा रहा है। आप स्वीकार करते हैं कि गवर्नेंस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? ठीक है, गवर्नेंस भी होना चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो मामला है ये तो राज्यों का है। अगर उत्तर प्रदेश में आज किसकी सरकार है या बिहार में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। तो जहाँ उनकी सरकार है, अपोजिशन की सरकार है, या कांग्रेस की भी सरकार में अगर राज्यों में इस तरह की घटना होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसको रोकने के लिए उसको आज भी ये होता है कि जब इस तरह के दंगे होते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्स जाती है यहाँ से, और केंद्र का इंटरफेरेंस होता है। तो उसको एक दूसरा जिसको कहते हैं स्वरूप देने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन साथ साथ देश हित में, राष्ट्रीय हित में कानून तो हमें बनाना पड़ेगा। समय समय पर जिस प्रकार की कानून की ज़रूरत होती है उसको बनाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आज की अगर परिस्थिति में इसकी आवश्यकता है तो हमको लगता है कि उस पर विचार करना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 370 में बहस होनी चाहिए, उसी तरह कम्युनल वायलेंस बिल पर भी बहस होनी चाहिए, देश में चर्चा हो कि आखिर ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और हो तो किस प्रकार का बिल होना चाहिए, उसमें क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इस बहस करने में क्या नुकसान है? अगर कल को हम फर्ज करते हैं कि यूपीए 3 सत्ता में आती है 2014 में, और उस वक्त राहुल जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर देते हैं, तो आपके पास कौन से लीडर्स हैं जो प्रधानमंत्री पद की
रेस में हैं या प्रधानमंत्री बनने? देखिए ऐसे तो ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। और फिर ये मामला चूँकि जो गठबंधन की जो राजनीति होती है या उसका जो उसूल है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका ही प्रधानमंत्री होता है। और अगर कांग्रेस के नेतृत्व में दोबारा या तीसरी बार सरकार बनेगी तो ये फैसला कांग्रेस को करना होगा कि हम किसको अपना प्रधानमंत्री बनाएं। अब वो राहुल गांधी को आगे लाना चाहते हैं या और किसी को लाना चाहते हैं तो वो तो उनका फैसला है, उसमें हम लोगों का दखल नहीं है। तारिक अनवर साहब, एक बहुत ही रोचक सवाल लोगों के जहन में रहता है। बीजेपी कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी, उसके पीछे भी एजेंडा राष्ट्रवाद का था। आपके राष्ट्रवाद में और बीजेपी के राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? देखिए उनका राष्ट्रवाद नहीं, उनका सांप्रदायिकवाद है। आप देखिए कि जिस प्रकार से उनकी राजनीति हो रही है, मतलब शुरू से फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब से उसकी पैदावार हुई या पैदाइश हुई तब से आप देखिए कि उनका जो कभी वो मंदिर का मुद्दा लाते हैं, कभी 370 का मुद्दा लाते हैं, कभी ऐसी बातें उठाते हैं, ऐसे इश्यूज उठाते हैं जो सीधे सीधे ये ध्रुवीकरण की बात होती है उसमें कि किस तरह वोटों का ध्रुवीकरण हो। और वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं जो सच्चाई नहीं है कि हम हिंदू पार्टी हैं या हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि वो पार्टी सांप्रदायिक माहौल बनाकर वो अपना राजनीतिक के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत उनको कामयाबी भी हुई, राम मंदिर के नाम पर एक बार वो सत्ता में भी आ गए। तो उनको लगता है कि इस तरह की इश्यूज़ को, जो भावनात्मक इश्यूज़ हैं, उनको अगर आगे लाया जाए तो उससे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान है। तो वो रास्ता अपनाते हैं। हमारे पास ये नहीं, हम तो राष्ट्रवादी सही मानों में राष्ट्रवादी, जो कि हमारे पास भी विकल्प खुला हुआ था, लेकिन हमने सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। हमने जो उस तरह की पार्टियां थी, चाहे वो शिवसेना हो चाहे और दूसरी पार्टियां हों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाए तो शिवसेना का एक मजबूत उसकी ज़मीन है वहाँ, हम उसके साथ समझौता कर सकते थे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन हमने नहीं किया। तो हम ऐसे दलों से जो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयवाद, इन चीज़ों पर आधारित हैं या उसको लेकर चलना चाहते हैं, उससे राष्ट्रवादी अलग है। राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उस पर ही हम चलेंगे, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान हो। अभी आप यूपीए में दूसरा सबसे बड़ा दल आपका ही है, क्या संभावना है अगली बार? क्या यही इक्वेशन रहेगा यूपीए 3 का, अगर सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं दोनों स्थितियों में? बिल्कुल, हम लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं और कि भाई हम यूपीए में हैं और यूपीए में रहेंगे। हम लोग 99 से, उस समय एनडीए की सरकार थी केंद्र में, अटल जी उसके प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भी हम लोगों को ये ऑफ़र दिया गया था, पवार साहब को ये ऑफ़र दिया गया था कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं और उनको मंत्री का पद दे दिया जाएगा, और ये बहुत तरह की बातें कही गई थी। लेकिन उस समय भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हाथ नहीं मिला सकते। तो आने वाले समय में हम यूपीए गठबंधन में ही रहेंगे, और चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन हम ऐसे दलों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती हो। और तारिक अनवर को क्या हम अगली बार लोकसभा में देखेंगे? अगली लोकसभा में अब कह नहीं सकते, लेकिन पार्टी अगर कहेगी कि आपको लोकसभा लड़ना है तो लड़ेंगे। वैसे अभी हमारा राज्यसभा 2016 तक है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव के मैदान में जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे विस्तार में तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए तारिक अनवर साहब। और अभी लोकसभा चुनाव आएंगे, आपकी पार्टी उसमें उतरेगी, तो हमारी तरफ से तमाम शुभकामनाएं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय